वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का सैंपल पेपर। एंड इसे आप सैंपल पेपर भी कह सकते हैं, क्वेश्चन पेपर भी कह सकते हैं, जो हमने खुद बनाया है। तो सेक्शन ए के अंदर एक एक नंबर के सभी क्वेश्चन हैं। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन भारतीय व्यापार का इतिहास रूप से काल से प्रारंभ होता है। अगर हम देखें, प्राचीन भारत की बात हो रही है, प्राचीन भारतीय व्यापार का इतिहास के बारे में बात हो रही है, यानी वैश्वीकरण एक तरह से कह लें आप, या व्यापार के बारे में जो है पहले के समय जो व्यापार है वो कब काल से किस समय से स्टार्ट होता है वहां पे पूछा गया है सही रूप से। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल परफेक्ट किसी को पता नहीं है कि असलियत में कब से हुआ है, लेकिन एक माना जाता है कि इस काल से जो है व्यापार जो है प्रारंभ हो गया है सही रूप से। वैदिक काल से, हड़प्पा से, बौद्ध काल से, या मौर्य काल से, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड आप देखेंगे हमारी सबसे पुरानी यानी प्राचीन सभ्यताओं में से एक है हड़प्पा सभ्यता। एंड इसका ये राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता से। हमें पता चलता है, अगर आपने हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर एटीएम मन के अस्किया तथा अस्किया ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो इसमें आप जानेंगे एक तो ये 2500 ईसा पूर्व है। ठीक है, ये जो बात है 2500 ईसा पूर्व की बात हो रही है। आज के समय से अगर हम देखें तो 4500 मान के चलते, क्योंकि अभी क्या है 2023 चल रहा है, तो 2000 ले लेते हैं हम। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4500 वर्ष ईसा पूर्व की बात हो रही है। एंड इस समय से जो है हड़प्पा सभ्यता में हमें व्यापार के भी साक्ष्य मिले। अब व्यापार के साक्ष्य कैसे पता करते हैं, जैसे हम वर्ल्ड को ले लेते हैं, जैसे ये वर्ल्ड हो गया पूरा। एंड यहाँ पे देखेंगे, अगर हम एशिया को देखें, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, जमीन जो है वो उपजाऊ है, जहाँ पे खेती हो सकती है। वहीं आप रेगिस्तान वाली जगह पे देखेंगे तो रेगिस्तान में खेती नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप सभी को पता होगा रेगिस्तान में आप खेती नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मान लेते चावल होगा, और वो चावल हमें जो है ऐसी जगह पे पाया जहाँ पे चावल उग ही नहीं सकता। तो हमें इससे अंदाजा लग जाता है कि ये चावल जो यहाँ मिला है, तो क्या पता उस समय भी व्यापार हुआ करता था, क्योंकि ये चावल यहाँ पे पाया गया है और यहाँ पे चावल उगाया नहीं जा सकता। तो ऐसे व्यापार के हमें साक्ष्य पता चलते हैं कि व्यापार होता था। राइट आंसर आपका हड़प्पा होगा। हड़प्पा सभ्यता में आप पढ़ेंगे व्यापार के बारे में, बहुत सारी चीजें आपको दी हुई है। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडियन ट्रेड प्रॉपरली बिगिंस विद द पीरियड आपसे बोला गया, तो हड़प्पा पीरियड से जो है स्टार्ट हो गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, धर्म शास्त्रों के अनुसार वर्ण व्यवस्था को सही क्रम में लिखना है। तो आप सभी को पता होगा वर्ण व्यवस्था कैसी थी। सबसे ऊपर आते थे ब्राह्मण, ये आपका हो जाएगा ब्राह्मण सबसे पहले आते थे सबसे ऊपर। सेकंड पे आते थे क्षत्रिय, तो यहाँ पे आपका जो है क्षत्रिय आ जाएगा, क्षत्रिय। तीसरे नंबर पे आते थे वैश्य, एंड फोर्थ पे आते थे आपका शूद्र। तो कुछ इस तरह से ये जो है वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो कुछ इस तरह से थी। इसके नीचे भी हुआ करती, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था में उन्हें शामिल भी नहीं किया गया था। तो कुछ इस क्रम में आपको देखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, ब्राह्मण पहले पे आ जाएगा, दूसरे पे क्षत्रिय आ जाएगा, तीसरे पे आपका जो है वैश्य आ जाएगा, एंड जो है शूद्र आ जाएगा। अगर हम देखें, बी आपका पहला हो जाएगा, डी अगर हम देखें तो दूसरा हो जाएगा, फिर इसके बाद हम सी देखें तो ये वैश्य हो जाएगा और ए शूद्र हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो पहला वाला है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था के बारे में आप सभी को पता होगा कि किसके क्या कार्य थे। जैसे कि ब्राह्मण जो कि यज्ञ के कार्य करते थे, ज्ञान देना इनका काम था। क्षत्रिय का काम मेनली जो है युद्ध करना या राज करना, या कैसे चलाना है किसी भी क्षेत्र को या राज्य को, इनकी जिम्मेदारी हुआ करती थी। वैश्य जो है व्यापारी हुआ करते थे। ये सारी चीज में आप डाल सकते हैं। एंड शूद्र जो है सबसे नीचे हुआ करते थे। इनका काम ही था जो ऊपर के तीन वर्ण है इनकी जो है सहायता करना, एक तरह से इनकी गुलामी करना आप कह सकते हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था थी धर्म शास्त्रों के अनुसार। एंड इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, राइटिंग द वर्ण सिस्टम इन द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो राइट आंसर आपका पहला वाला आएगा राइट आंसर, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके जो ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मिलान करने के लिए बोला गया और सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो यहाँ पे आपका ये मिलान दे दिया गया है, एंड नीचे आपके जो है आप इंग्लिश मीडियम में मिलान देख सकते हैं, नीचे आपको विकल्प दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम मिलान देख लेते हैं। लोथल देखें तो लोथल लोथल जो है किसके लिए प्रसिद्ध था, जैसे कि यहाँ पे हड़प्पा स्थल के बारे में दिया हुआ है। आप सभी को पता होगा लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, धोलावीरा हो गया, नागेश्वर हो गया, ये सभी क्या हड़प्पा के स्थल है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे लोथल देखे तो कार्लियन के निकट स्रोत था ये, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। कालीबंगा को देखे तो जुताई वाले जो है खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से ही मिले, धोलावीरा से हमें जलाशय मिले, और नागेश्वर जो है खोल वस्तु बनाने के लिए विशेष केंद्र के रूप में
जाना जाता था। तो ये अगर मिलान को देखें हम, तो पहले का आपका निकल के आ जाएगा बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी एंड चौथे का ए। आपको ढूंढना है। एंड इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, इंग्लिश मीडियम में भी वही हो जाएगा, पहले का जो है बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी एंड चौथे का ए। इस तरह से मिल जाएगा। ऑप्शन देखें हम, पहले का बी दिखाया गया है इसमें, एंड इसमें आप देखेंगे तो ए, सी एंड डी दिखाया गया है। तो ये आपका जो है राइट निकल के आ जाएगा, क्योंकि बी हो गया पहले का, दूसरे का सी, तीसरे का डी एंड चौथे का, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका। फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश का प्रतीक है। सभी जो है अगर आप देखेंगे, जो भी पहले के समय, जैसे महात्मा गांधी का भी एक आप कह सकते हैं प्रतीक था, जिसमें वो चरखा उनका जो है प्रतीक माना जाता है, ठीक है, आजादी में। तो सभी अगर देखें, जो भी एक तरह से आंदोलन करता हो गए, या पहले के समय ये भी एक तरह से बुद्ध भी क्या है, एक आंदोलन करता आप, या कुछ भगवान के रूप में इन्हें जाना जाता है, कह सकते हैं इन्हें। तो इन्होंने एक धर्मोपदेश का इनका जो है प्रतीक क्या था, जो है साल भंजी का, धर्म चक्र, स्तूप या पेड़। तो यहाँ पे देखेंगे हम, धर्म चक्र जो है इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। आपने इसको देखा भी होगा, तो बी इसका राइट आंसर होगा। एंड यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में देखिए, द सिंबल ऑफ बुद्धास फर्स्ट सर्मन इज जो है धर्म चक्रा, ऑप्शन जो है बी निकलकर राइट आंसर आ जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आएंगे, तो पांचवा क्वेश्चन कुछ इस तरह से इमेज दिया हुआ है। एंड इमेज को आप देखेंगे तो ये किस समय की लग रही है, 1857 की। आपने ये देखा भी होगा 1857 की क्रांति को, जब हमने पहली जो है लड़ाई लड़ी थी, जिसमें हमने मतलब स्वतंत्रता तो नहीं पाई थी, लेकिन हमने कोशिश करी थी कि हम स्वतंत्र हो जाए, लेकिन ये असफल हुआ था। 1857 की क्रांति, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे लिखा भी हुआ है। एंड यहाँ पे जो इसके बारे में दिया हुआ है, अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें 1857 के सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रही है, क्योंकि 1857 के रिकॉर्ड्स भी अभी तक रखे हुए, एंड इसके इमेजेस को भी संभाल के रखा गया। एंड यहाँ पे बोला गया है क्यों इसके रिकॉर्ड को जो है संभाल के रखा गया है। ये आसानी से उपलब्ध है ऐसा नहीं है, यह सब तस्वीरें युद्ध की है ऐसा भी नहीं है, इनमें चटक रंगों का प्रयोग किया गया है। एंड ये तस्वीरें उस काल की मनोदशा के बारे में बताती है। तो ये आप देखेंगे ऑप्शन डी, उस काल के बारे में, यानी 1857 में हुआ क्या था, हमें इसके माध्यम से, इमेज के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से हमें पता चल पाता है कि क्या रहा था। तो ये जो है इस तस्वीरें क्या है, उस समय की मनोदशा के बारे में बताती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। कृष्ण देव राय किस वंश से संबंध रखते थे? कृष्ण देव राय के बारे में आप सभी जानते होंगे, ठीक है। कृष्ण देव राय जो कि महान शासकों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने अपने समय में अपने क्षेत्र का बहुत विकास किया था। एंड यहाँ पे आप देखेंगे किस वंश से संबंध रखते थे, संगम वंश, तुलु वंश, सालुवा वंश या अरविंदु वंश। राइट आंसर आपका तुलु वंश, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तुलु वंश से जो है ये संबंध रखा करते, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को ही देखिए इंग्लिश मीडियम में, टू विच डायनेस्टी डिड कृष्ण देव राय बिलोंग? तो यहाँ पे जो है तुलु वंश, ठीक है, ऑप्शन बी तुलु डायनेस्टी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सातवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सातवां क्वेश्चन बताया गया है, अपने आप के लिए दीपक बनो क्योंकि तुम सभी को अपनी मुक्ति स्वयं करनी होगी। नीचे दिए गए विकल्पों में से बुद्ध के शब्दों के सार की पहचान करनी है आपको। तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसके बारे में आपको बताना है, इसका अर्थ बताना है एक तरह से। तो ए दिया हुआ है, व्यक्ति को आंतरिक सत्ता से जुड़ना चाहिए, ब्रह्मचर्य का जीवन जीना चाहिए, व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करना चाहिए और भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए, हर जगह धर्म का प्रसार करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया अपने आप के लिए दीपक बनो क्योंकि तुम सभी को अपनी मुक्ति स्वयं करनी होगी, यानी व्यक्ति को आंतरिक सत्ता से जुड़ना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, बी अ लैम्प अनटू जो है योर स्लेव बिकॉज यू ऑल हैव टू वर्क योर ऑन जो है सल्वेशन, आइडेंटिफाई द एसेंस ऑफ बुद्धास वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे वन मस्ट कनेक्ट विद द इनर जो है बीइंग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आठवें क्वेश्चन की तरफ आते। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कथन जो दिया हुआ है उसको ठीक करके पुनः लिखना है। तो बुद्ध के बचपन का नाम राहुल था, तो ये गलत हो जाएगा। बुद्ध जो है उनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था, एंड वो साके कबीले के सरदार के बेटे थे। ये साके कबीले के सरदार के बेटे थे, तो ये सही है। इनका नाम को लेकर ही बस गलत था, राहुल नहीं था, इनका नाम सिद्धार्थ था। तो राइट आंसर जो है सिद्धार्थ आपका आएगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, बट ये ऐसे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, 16वीं शताब्दी के भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? 16वीं शताब्दी की बात हो रही है, भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत क्या रहे थे?
तो यहाँ पे सच्ची श्रद्धा आ जाएगा, ये भी राइट हो जाएगा। ईश्वर के समक्ष समानता, ये भी सही हो जाएगा। मानव जाति के प्रति प्रेम, ये भी सही हो जाएगा। कर्मकांड, कर्मकांड इस समय नहीं थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका पहला, दूसरा एंड तीसरा। अगर ऑप्शन देखें हम, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए एंड ऑप्शन पहला, दूसरा एंड तीसरा, ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, द मेन एक्सपोनेंट्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन 16th सेंचुरी इंडिया वॉर, जो है ट्रू फेथ हो जाएगा। इक्वेलिटी बिफोर गॉड, लव ऑफ मैनकाइंड, यहाँ पे पहला, दूसरा एंड तीसरा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका भी इंग्लिश मीडियम में सही हो जाएगा। अब आते हैं हम 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन जो है आपका कथन और कारण वाला है, तो कथन हम देख लेते हैं। ग्रामीण बंगाल में जोतदार की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। जोतदार की शक्ति जो है होती थी जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। जोतदार जमींदारों के राजस्व भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। तो जोतदार जो है जमींदारों के राजस्व भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। एंड ये दोनों ही कथन अगर हम देखें तो दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। क्योंकि ग्रामीण बंगाल में क्या था, जोतदार की जो शक्ति हुआ करती थी जमींदारों की ताकत जो है उसकी अधिक प्रभावशाली होती थी। एंड यहाँ पे ये इससे ज्यादा अमीर हुआ करते थे। ये अपनी जो है इनका भी घर होता था तो वो गांव से बाहर बनाकर रखते थे, ठीक है, एक तरह से राजाओं की तरह। जोतदार जमींदारों के राजस्व में भुगतान में भी जो है जानबूझकर देरी भी करा देते थे, क्योंकि देरी करा देने से इनको फायदा क्या होगा, यहाँ पर जो जमींदार है, जमींदार चुना जाता था ताकि वो क्या है वो जो टैक्स है वो वसूल सके वहां के गांव वालों से, ठीक है। एंड वो देरी करा कर देते थे, इससे क्या होता था उनसे जमींदारी जो है वो छीन लिया जाता था। तो ये इस वजह से जो है जोतदार करा देते थे। इनके बीच टक्कर चलता रहता था जोतदार और जमींदारों के बीच। इंग्लिश मीडियम में ही देखे यहाँ पे दिया हुआ है, इन रूरल जो है बंगाल द पावर ऑफ द जोतदार वॉज मोर इफेंचुअल देन द पावर ऑफ द जमींदार। तो यहाँ पे अगर हम देखें द जोतदार जो है डिलिबरेटली डिलेड द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द जमींदार। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। दोनों ही सही है एंड एक्सप्लेनेशन भी सही है ए का। आर इज द रीजन यहाँ पे दिया है, आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, एसेसन ए। 11वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 11वां क्वेश्चन जो है सही विकल्प के साथ इसको पूरा करना है। तो रिहल्ला जिसने पुस्तक का नाम था इब्न बतूता, ठीक है, सॉरी, रिहल्ला नामक जो किताब था उसको इब्न बतूता ने लिखा। किताबुल हिंद किसने लिखा था आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर अल बिरूनी आ जाएगा। अल बिरूनी के बारे में आपने 5वें चैप्टर में पढ़ा होगा। अल बिरूनी इसका राइट आंसर होगा। एंड तीसरे वाले को आपको मुझे कमेंट में नाम बताना है कि उसका नाम क्या था एंड उसने कौन सी किताब लिखी। रिहल्ला तो इब्न बतूता ने, किताबुल हिंद जो है अल बिरूनी ने, और एक और किताब थी, आपको मुझे कमेंट में बताना उस व्यक्ति का नाम एंड उसने कौन सी किताब लिखी। इंग्लिश मीडियम में देखिए इसी को कंप्लीट करना है। तो रिहल्ला जो है इब्न बतूता, किताबुल हिंद जो है यहाँ पे अल बिरूनी, यहाँ पे राइट आंसर जो है निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे आते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे मिलान करने के लिए कहा गया। तो अरब मुस्लिम व्यापारी, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका जो है राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, अलवार और नैनार, वीर सेव और नाथ और जोगी। तो यहाँ पे अलवार नैनार जो हमें आता है वो करते जाते हैं। एक बार थोड़ा सा मेरे को भी कंफ्यूजन है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। अलवार नैनार ये तमिलनाडु से मैच हो जाएगा, वीर सेव कर्नाटक से हो जाएगा, नाथ और जोगी जो है निकल कर आ जाएगा उत्तर भारत से। एंड यहाँ पे हम देखें अरब मुस्लिम व्यापारी जो है मालाबर था, शायद ये राइट आंसर होगा। एक बार मैं आपको मैच करके दिखा देता हूँ। पहले का सी सही है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन दिए हुए पहले का सी यहाँ पे और यहाँ पे दिखाया जा रहा है। दूसरे का ए तमिलनाडु, यहाँ पे देखें हम बी वाले में दूसरे का ए दिखा रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका सही निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा, कुछ इस तरह से मिलान। ऑप्शन बी को देखना है आपको। ऑप्शन बी में पहले में सी है, दूसरे में ए है, तीसरे में डी है, चौथे में बी है, ठीक है। चौथे में आप देखेंगे तो बी है उत्तर भारत। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कथन और कारण वाला ही क्वेश्चन है, जहाँ पे कथन दिया हुआ है पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को हड़प्पा की लिपि रहस्यपूर्ण लगती है। ये बात सही है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि रहस्यपूर्ण थी और है और मुझे लगता रहेगी, क्योंकि आज तक जो है इसकी लिपि को जो है स्पष्ट रूप से मतलब पढ़ा ही नहीं जा सका है, ठीक है, समझा ही नहीं जा सका है। तो हड़प्पा की लिपि आज तक अस्पष्ट है।
यहाँ पे दोनों ही सही है और दोनों ही सही व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम कथन यानी दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है आपका, एंड यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज मिस्टीरियस टू जो है आर्कोलॉजिस्ट एंड जो है हिस्टोरियंस। यहाँ पे दिया हुआ रीजन द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज स्टिल अनक्लियर। यहाँ पे ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है गांधी जी की आम जनता के बीच लोकप्रियता के क्या कारण थे। तो कई कारण कह सकते हैं जिनके कारण जो है वो जनता के बीच जो है लोकप्रिय हुआ करते थे। एक तरह से अब कहेंगे वो साधारण जो है जीवन जिया करते थे, यानी साधारण की तरह जो है जनसाधारण यानी जैसे जनता रहती है वैसी वो रहा करते थे। उनके कपड़े भी देखेंगे तो धोती कुर्ता वो पहना करते थे, जिनसे जनसाधारण की हमें पता चलता है कि वो जनसाधारण थे। वह उन्हीं की तरह रहते थे, यानी उन्हीं की तरह से मतलब है वह आम जनता की तरह रहा करते थे और उन्हीं की भाषा बोलते थे। यानी आम जनता की तरह वो क्या है, आम बोलचाल की जो भाषा रहती है जनताओं की, तो वैसी वो बातचीत किया करते थे। तो ये इनकी वजह से और भी कई रीजंस आप कह सकते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है अपने कदम जो है बढ़ाए। उन्होंने कई सारे आंदोलन जो है किए। तो ये सारी चीजें तो है, लेकिन आपके ऑप्शन में आप ये 3 है एंड तीनों ही सही है। सही विकल्प आपको चुनने के लिए कहा गया है, तो हमें राइट आंसर जो है उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ये सही है। इंग्लिश मीडियम में इसी क्वेश्चन को देखें द पॉपुलैरिटी ऑफ गांधी जी अमंग द जनरल पब्लिक जो है वॉज वर ड्यू टू क्या है। तो ही यूज टू वियर धोती लाइक कॉमन मैन, ही लिव्ड लाइक देम एंड ही स्पोक देयर ओन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये तीनों ही चीजें सही है। ऑप्शन देखें हम इसका, तो राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 15वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करी। तो स्थायी बंदोबस्त था क्या। स्थायी बंदोबस्त जो है एक कर लेने का एक तरीका था जिसमें जो है स्थायी बंदोबस्त किया गया कि मैं आपको समझाता हूँ। स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, ये स्थायी बंदोबस्त था। इसमें क्या था, जमींदारों को जो है जमींदारों के पास ये अधिकार था टैक्स लेने का, इनको दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, आप कह सकते हैं कि आपको क्या करना है, कर लेना है। जैसे एक गांव है, इसमें लोग उगा रहे हैं जो भी फसल, जो भी अपना उत्पादन कर रहे हैं, उसका 10वां भाग जो है 10वां हिस्सा वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था। तो वो इनसे लिया करते थे कर, एंड इनको जमींदारों को ये देना पड़ता था। उनकी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरह से ओनर को, जो मालिक है उसको देना पड़ता था। एक तरह से राजा कह सकते हैं आप, उन्हें जाकर ये देना होता था। कभी कभी क्या करते थे, ये दे नहीं पाते थे, इनसे क्या है जमींदारी जो है छीन लिया जाता था और दूसरे को दे देते थे। तो वैसे इसमें पूछा गया है स्थायी जो बंदोबस्त है, ये वाली जो व्यवस्था है किसने जो है शुरुआत करी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा। बाकी आपका ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड बेंटिक, तो वो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं एक, एंड राइट आंसर आपका कॉर्नवालिस जो है वो इसका राइट आंसर है। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द जो है परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। तो यहाँ पे जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। 16वें क्वेश्चन की तरफ आते। 16वां क्वेश्चन है हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए पुरजोर दलील दी थी। किसने दी थी कि हिंदी को क्या है संविधान निर्माण की भाषा के रूप में क्या है इस्तेमाल करने के लिए पुरजोर दलील दिया था। या एक तरह से वो राष्ट्रीय भाषा के भी सपोर्ट होंगे, क्योंकि इन्होंने संविधान निर्माण के लिए भी इन्होंने कहा ये हिंदी भाषा को। तो ये कौन थे, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए आर.वी. धुलेंकर ने, जयपाल सिंह ने, एन.जी. रंगा ने, सरदार पटेल ने। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एंड इसका राइट आंसर आर.वी. धुलेंकर ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इन्होंने जो है पुरजोर प्रयास किया था कि क्या है हिंदी भाषा को जो है संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। 16वें क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे स्ट्रॉन्गली आर्ग्यूड फॉर द यूज ऑफ हिंदी एज द लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो यहाँ पे आर.वी. धुलेंकर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 17वां क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता अपनी जिस विशेषता के लिए सबसे अधिक जानी जाती है वह है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी कई सारी विशेषताओं है, ठीक है, कई सारी विशेषताएं हैं जिसके लिए वो प्रसिद्ध है। चाहे वो नगर नियोजन पद्धति हो जाए, जिसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चाहे वो विशाल स्नानागार हो जाए उसके लिए भी प्रसिद्ध है, जल निकासी प्रणाली हो जाए उसके लिए प्रसिद्ध है। आपको ऑप्शन देखने होंगे। तो यहाँ पे कृषि नहीं, व्यापार भी नहीं, पशुपालन भी नहीं, लेकिन नगर नियोजन जो पद्धति है उनकी
ग्रिड पद्धति पर जो है नगर को बसाया गया। ग्रिड पद्धति थी जिसमें क्या है, जो घर हुआ करते थे वो, या गलियां कह सकते हैं आप, वहां पे जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती थी। तो ये ग्रिड पद्धति पर बनाई गई थी, जिसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि अभी से लगभग 4500 ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो उस समय के बारे में जो है ऐसे जो है नगरों का विकास करना बहुत ही, हमें आज भी चौंकते हैं हम ये चीजें देखकर। 17वें क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। द फीचर फॉर विच द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज बेस्ट नोन इज जो है टाउन प्लानिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में असत्य कथन है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में यहाँ पे गलत कथन आपसे पूछा गया कौन सा है। तो सांची, सारनाथ समेत अनेक स्थलों का उन्होंने उत्खनन कराया, तो ये बात सही है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करने में भूमिका निभाई, और ये इनको जो है जनक भी माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो है जनक के रूप में भी माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल बने, ये भी सही है। वे एक अंग्रेज चिकित्सक थे, तो ये गलत हो जाएगा। बंगाल में ये जो है इंजीनियर के रूप में कार्य करते थे, फिर जो है ये इनको जो है इसमें लेके आए, तो ये एक अंग्रेज चिकित्सक थे। ये वाला पॉइंट जो है आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी निकल कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में ही देख सकते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जो है अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ही वॉज इंग्लिश डॉक्टर, ये नहीं थे, ही वॉज एन इंग्लिश डॉक्टर। ऑप्शन डी निकलकर जो है सही आ जाएगा, ये कथन गलत है। 19वें क्वेश्चन को देखें। प्रियदर्शी का शाब्दिक अर्थ है शक्तिशाली, अपनी प्रजा से प्रेम करने वाला, मनोहर मुखाकृति वाला, या सभी का प्रेम। अगर देखिए प्रियदर्शी, जिसका अर्थ क्या होता है, मनोहर मुखाकृति वाला, यानी गुड लुकिंग वाला, एक तरह से कह सकते हैं आप। ऑप्शन सी राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं प्रियदर्शी लिटरली मीन्स जो है यहाँ पे अगर देखेंगे गुड लुकिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो राजेंद्र प्रसाद, आप सभी को पता होगा, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे जो है राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नैनार उपासक थे। लास्ट क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू का, एंड इसमें बोला गया नैनार उपासक थे। तो नैनार और अलवार, ठीक है, नैनार एंड अलवार दो हुआ करते थे। आप सभी को कंफ्यूजन होता भी होगा। नैनार क्या थे? नैनार मतलब आप इससे मैच कर लेना, यहाँ पे आप जो है नैनार, तो यहाँ पे ये क्या थे? शिव के भक्त थे, ये राइट आंसर हो जाएगा। शिव के थे। अलवार जो थे वो विष्णु के थे। अगर थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो नैनार से आप जो है तीसरी आंख कह सकते हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं, जो कि शिव जी के पास है। तो इससे आप कर सकते हैं, शिव के ये भक्त थे, एंड जो है अलवार वो थे विष्णु के। तो ये इसका राइट आंसर होगा। एंड इंग्लिश मीडियम में इसको देख सकते हैं, नैनार जो है वर वर्शिप ऑफ, तो यहाँ पे आप देखेंगे शिवा। ऑप्शन जो है बी वो इसका राइट आंसर होगा। तो कुछ इस तरह से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन 21 पूछे जाएंगे सेक्शन ए के अंदर, जो कि हमने डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं प्री बोर्ड में। चलिए अब चलते हम सेक्शन बी की तरफ। और हाँ, पेपर जो है आपका प्री बोर्ड में हार्ड ही आता है, तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है कि आपके नंबर कम आए हैं या आपको पेपर आ नहीं रहा है करना। बोर्ड के अंदर जो आप देखेंगे तो पेपर जो है बहुत ईजी आएगा, जो आपने सोचा भी नहीं है उससे भी ईजी आएगा। पेपर ईजी आता है क्योंकि हमने भी बोर्ड दिया, हमें भी पता है। प्री बोर्ड में जानबूझकर ऐसी किया जाता है ताकि बच्चे जो है पढ़े, ठीक है। तो आइए सेक्शन भी हम डिस्कस करते हैं, जिसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो 22वां क्वेश्चन है, ईसा पूर्व प्रथम सह शताब्दी का काल विश्व इतिहास में जो है एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, कथन की न्याय संगत विवेचना करें। तो प्रथम सह शताब्दी यानी ईसा पूर्व प्रथम सह शताब्दी का काल जो है विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। क्यों? तो कई रीजंस आप कह सकते हैं। इसी साल में जो है ईरान में जरथुस्त्र हो गया, यूनान में सुकरात हो गया, अरस्तु, भारत में महावीर बुद्ध व अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। तो यानी यहाँ पे आप देखेंगे इनका उद्भव हुआ एक तरह से इस रीजन के कारण माना जाता है। दूसरा देखिए, उन्होंने जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास किया, साथ भी इंसान और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्तों को समझने का प्रयास किया। ये वही समय था जब गंगा घाटी में जो है नए राज्य व शहर जो उभरे थे। सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में कई तरह के यहाँ पे बदलाव देखने को मिले थे। तो यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक बदलाव आप कह सकते हैं। यहाँ पे मनीषी बुद्ध महावीर ने वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाया। उन्होंने ये भी माना कि जीवन के दुखों की मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है।
तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इस वजह से बाकी और भी रीजन डाल सकते हैं आप, यहाँ पे व्यापार के बारे में भी डाल सकते हैं, ठीक है, सांस्कृतिक विकास के बारे में भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये रीजन थे जिसकी वजह से जो है प्रथम सहस्त्राब्दी जो है, यानी ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल जो है विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण रूप में माना जाता है। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं आप, द पीरियड ऑफ द फर्स्ट जो है मिलेनियम बीसी इज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट मोड इन वर्ल्ड हिस्ट्री जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो ये आपके पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम एक, आप जरूरी नहीं है आपको ये सारे नाम याद हो, तो आप जो है महात्मा, महावीर, बुद्ध, इनके नाम याद होंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो है थिंकर्स जो है जन्मे थे इसी समय, ये आए थे, ठीक है। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स इंग्लिश मीडियम में दिए हुए हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपके पॉइंट दिए हुए हैं। आप इंग्लिश मीडियम में है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन इसी के अंदर अथवा में दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन क्या था? विभिन्न सामाजिक वर्गों ने आंदोलन में किन किन जो है किन विभिन्न तरीकों से भाग लिया? असहयोग आंदोलन देखिए महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया 1920 में एक आंदोलन था जिसका नाम असहयोग आंदोलन था। इन्होंने क्या है, रोलेट एक्ट सत्याग्रह की सफलता, जलियांवाला बाग जो है की घटना और अंग्रेजों को की वादा खिलाफी ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। ये देखेंगे मेन जो है, अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजों के खिलाफ किस लिए था? उनकी कानून जो व्यवस्था थी, जो नियम थे, उनसे परेशान थे, उसके लिए आंदोलन किया गया था। असहयोग आंदोलन के साथ ही खिलाफत आंदोलन को एक समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया था। असहयोग आंदोलन में जो है छात्र हो गए, शिक्षक हो गए, वकील हो गए, इन्होंने भी क्या है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सरकारी संस्थाओं का इन्होंने परित्याग किया गया इस समय। इस प्रतिरोध में ग्रामीण जनता यानी गांव की जनता भी शामिल हुई। किसानों ने अंग्रेज सरकार को कर चुकाना जो है बंद कर दिया। मजदूरों द्वारा कारखानों में हड़ताल हो गया। वनवासियों द्वारा वन कानूनों का उल्लंघन किया गया। इसमें विदेशी माल का बहिष्कार भी शामिल था जिससे स्वदेशी को बढ़ावा मिल सके। तो ये असहयोग आंदोलन के बारे में है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। गांधी जी द्वारा 1920 में चलाया गया आंदोलन था जो कि एक तरह से जो ब्रिटिश या एक तरह से अंग्रेजों द्वारा जो है कानून जो थोपे गए थे उसको जो है हटाने के लिए इनके द्वारा आंदोलन चलाया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, ये रोलेट एक्ट हो गया, ये सारी चीजों के लिए इन्होंने इसके खिलाफ जो है आंदोलन किया था। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, व्हाट वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इन व्हाट डिफरेंट वेज डिड डिफरेंट सोशल क्लासेस पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका इंग्लिश मीडियम में आंसर लिखा हुआ है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 पॉइंट आपके लिखे हुए 3 नंबर वाले क्वेश्चन। आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 23। समाधान हड़प्पा सभ्यता में व्याप्त सामाजिक विषमताओं को समझाने का एक स्रोत है। अगर हम देखें समाधान मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब उसे दफना दिया जाता है, उसके बारे में कहा गया ये। तो उस समय की जो सामाजिक विषमताएं है, यानी सामाजिक जो विभिन्नताएं है, उसको समझाने का एक स्रोत है। तो हाँ, अगर हम देखें उस समय हड़प्पा सभ्यता में हमें कई सारे समाधान मिले जो कि दफनाए गए थे एंड वो हमें प्राप्त हुए। कभी कभी समाधान गर्भ की जो है बनावट अगर हम देखेंगे, आज के समय भी ऐसा होता है, अमीर लोग जो डेथ होती है जिनकी, तो उनके आप कब्र को देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा बनाया जाता है एंड उस समय भी ये लगता होगा कि ये जो बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता होगा वो ज्यादा अमीर वर्ग के होंगे और जो ऐसी दफना दिया जाता होगा, ज्यादा कुछ नहीं किया जाता होगा, वो गरीब वर्ग के होंगे। तो इनसे क्या है, हमारे गरीब और अमीर के बारे में उस समय के पता चलता है। कुछ स्थानों पर गर्त की सतह पर ईंटों की चिनाई की गई थी। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण भी मिले थे। कब्र के अंदर भी क्या है, आभूषण मिलते हैं, मृदभांड मिलते हैं। तो इससे भी पता कर सकते हैं कि क्या है, उस समय ऐसी मान्यता भी थी कि ये जो है इनके मरने के बाद जो है काम आएंगे। तो ये सारी चीजें भी उस समय थी। तो ये आप लिख सकते हैं। तो उस समय की हमें सामाजिक जो विषमता है इस चीजों से हमें पता चलती है। आगे देखते हैं हम इंग्लिश मीडियम में। द ब्यूरियन is a source to explain the social inequalities prevailing in the Harappan civilization explain। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं, 4 पॉइंट है, 3 नंबर के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम है, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, आपके सामने इसका आंसर है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इसमें बोला गया है उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था कि हमारा जो संविधान होगा, हमारा जब संविधान बनाया जा रहा था तो उसमें उद्देश्य प्रस्ताव करके लिखा है कि हमारा जो संविधान होगा वो होगा कैसे, मूल आदर्श की रूपरेखा, यानी उसका आदर्श क्या होगा, मूल आदर्श क्या होंगे संविधान के। तो यहाँ पे देखिए उस उद्देश्य प्रस्ताव में
के माध्यम से उस फ्रेमवर्क को प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार संविधान निर्माण के लिए के जो कार्य है उसको आगे बढ़ाया गया। प्रस्ताव में ये बताया गया यानी ये सुनिश्चित किया गया कि समस्त भारत के लोगों के लिए सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक प्रतिष्ठा, अवसर और न्याय की समानता प्राप्त होगी सभी को। अभिव्यक्ति हो गया, उपासना हो गया, व्यवसाय आदि की मौलिक जो है स्वतंत्रता होगी। अल्पसंख्यक जो वर्ग है, ये पिछड़े वर्ग है तथा जनजातियों के लिए रक्षात्मक प्रावधान भी होंगे। तो ये था उद्देश्य प्रस्ताव जिसके अंदर जो है एक तरह से संविधान के अंदर मूल-मूल चीजें क्या होगी वो बताया गया था। तो ये आप कह सकते हो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं व्हाट आइडियल्स वर जो है इम्पाइज्ड इन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे आप जो पढ़ सकते हैं पॉइंट्स आपके लिखे हुए रिजोल्यूशन में। तो यहाँ पे 5 पॉइंट आप लिखे हुए हैं, आप इन्हें पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम है, कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो तो पढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे। डोमिंगो पीस के बारे में बोला गया कि विजयनगर साम्राज्य के महानवी डिब्बा को इन्होंने क्या है विजय का भवन की संज्ञा दी। अब क्या रीजन है जिसकी वजह से इन्होंने दी, तो आप महानवी डिब्बा को देखेंगे। आइए इमेज को देख लेते हैं। कुछ इस तरह से आपकी बुक में महानवी डिब्बा की इमेज है एंड इसे आप देखेंगे तो ये क्या है, अगर मैं इसके बारे में बताऊं, इसकी विशेषता बताऊं तो यहाँ पे देखेंगे 11,000 फीट के आधार से ये बनाया गया था। इसमें देखेंगे तो इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी। मंच का आधार उभार उत्कीर्ण से पटा हुआ था। यहाँ पे देखेंगे आप डिजाइनें बनी हुई थी। संरचना से जुड़े अनुष्ठान दशहरा, दुर्गा पूजा तथा नवरात्रों के साथ संपन्न होते थे। ऐसा माना जाता है, यह करा जाता होगा राजाओं के द्वारा। इसी के ऊपर क्या है, दुर्गा पूजा हो गया, नवरात्रि हो गया, अनुष्ठान दशहरा, ये चीजें भी मनाई जाती होगी। एंड यहाँ पे क्या है, राजा जो हुआ करते थे, विजयनगर के जो शासक हुआ करते थे, अपने रुतबे, ताकत, प्रतिष्ठा और शक्ति का भी प्रदर्शन करते होंगे। एंड ये क्या है, मंच के रूप में एक विशालकाय मंच, जैसे आज के समय भी मंच होता है ना, आप स्टेज देखते हैं तो उस समय का ये स्टेज माना जाता है। तो ये है महानवी डिब्बा के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं आप, डोमिंगो पेस हैज टर्म टू जो है महानवी डिब्बा ऑफ द विजयनगर एम्पायर एज द बिल्डिंग ऑफ विक्ट्री। प्लीज जो है क्लैरिफाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके पॉइंट्स लिखे हुए इंग्लिश मीडियम में, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। 11,000 फीट जो है ये यहाँ पे आप देखेंगे एंड यहाँ पे 40 फीट, तो हाइट जो था वो 40 फीट था एंड यहाँ पे बेस जो था वो 11,000 फीट कहा गया। यहाँ पे वुडन स्ट्रक्चर था ये। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पॉइंट्स कि आपके इंग्लिश मीडियम में दिए हुए 3rd, 4th एंड 5th पॉइंट ये आपके हैं इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 को देखें हम। गांधी जी ने नमक को ही विरोध के प्रतीक के रूप में क्यों चुना? तो नमक को ही क्यों चुना उन्होंने विरोध के प्रतीक के रूप में? अगर देखें तो नमक का क्या है, उन्होंने एक तो रेट बहुत महंगे कर दिए थे और नमक बनाना क्या है, उन्होंने एक तरह से जो है बंद करवा दिया था। यानी आप अगर नमक बनाएंगे, नमक बनाते पाए जाते तो आपको क्या होगी, सजा होगी। तो इसलिए इन्होंने, और नमक को देखेंगे तो नमक क्या है, सभी आम जो घर है प्रत्येक घर में नमक का प्रयोग होता था, परंतु उन्हें घरेलू उपयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका जाता था। इस तरह से जो है लोग जो है बहुत ज्यादा गुस्सा थे, असंतोष थे, लोगों में काफी जो है इसके विरुद्ध जो है क्या है, असंतोष था। इसीलिए गांधी जी क्या करते, नमक कानून का सबसे घृणित कानून नमक जो कानून है उसको सबसे खराब कानून मानते और जो है एक नमक कानून तोड़ो आंदोलन जो है, गांधी जी ने इस कानून को तोड़कर अपनी जनता में फैले असंतोष को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एकजुट करना चाहते थे। इसीलिए नमक कानून के बारे में जो है उन्होंने आंदोलन किया था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने प्रतीक के रूप में क्यों चुना, क्योंकि आम घर में जो है नमक की जरूरत होती है और आप आम घर में भी जो है आप देखेंगे हर एक घर में नमक की जरूरत पड़ती है और घर में भी नमक बनाना जो क्या कर दिया गया था, मना कर दिया गया था, रोका जाता था। तो इस तरह इन्होंने इस जो है नमक को एक प्रतीक के रूप में चुना। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे व्हाई डिड गांधी जी चूज सॉल्ट एज अ सिंबल ऑफ जो है प्रोटेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में आपके पॉइंट्स लिखे हुए, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम में है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आए तो पांचवी रिपोर्ट है, इसके बारे में पूछा गया। तो पांचवी रिपोर्ट है क्या, तो आप सभी को पता होगा भारत के अंदर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो हम पे शासन कर रही थी, हमें गुलाम बना रखी थी, एक कंपनी थी। ब्रिटिश संसद जो थी वहां की जो है ब्रिटेन की, वहां की संसद ने की रिपोर्ट मांगी इनसे कि कर क्या रहे हो, क्रियाकलाप क्या चल रहा है आपका, कैसा चल रहा है वहां पे। तो ये पांचवी रिपोर्ट यानी पांचवी बार इन्होंने मांगी होती, इससे पहले भी रिपोर्टें मांगी होती, लेकिन पांचवी रिपोर्ट जो है मानी जाती है। 1873 में ब्रिटिश संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के विषय में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट थी। इसमें कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों के विस्तृत ब्यौरे जो है दिया गया था, जिसमें मांगा गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा कि आप वहां क्या कर रहे काम,
प्रशासन कैसा चल रहा है, ये सारी चीजें 1002 पृष्ठों 800 से अधिक परिशिष्टों में ये तैयार की गई थी। तो ये 5वीं रिपोर्ट के बारे में है। एंड इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं व्हाट वाज द 5th रिपोर्ट एक्सप्लेन। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में आपका दिया हुआ है। एंड 27वें के 8वें में ही क्वेश्चन पूछा गया है महाभारत के बारे में कि एक गतिशील ग्रंथ है, उक्त कथन की विश्लेषण कीजिए। गतिशील का मतलब क्या है, यानी चलता ही रहता है, हमेशा रुकता नहीं है, बदलता ही रहता है, बदलाव आता ही रहता है। तो महाभारत भी क्या है, बदलता ही रहता है, उसके अंदर बदलाव आते ही रहते हैं। जैसे महाभारत का प्रारंभिक रूप देखे, सबसे शुरू करो तो वहां पर 10,000 श्लोक थे, लेकिन जो कि आज के समय क्या है 1 लाख से अधिक हो गए, यानी जो है ये निरंतर बढ़ता जा रहा है, कालांतर में बढ़कर जो है 1 लाख से अधिक हो गए। अब देखें हम दूसरे पॉइंट को, महाभारत में विभिन्न घटनाओं, दृश्यों तथा कथाओं का चित्रण समय समय पर फिल्मों, नाटक, नृत्य तथा चित्रों के माध्यम से हमारे समक्ष आता रहता है। आपने कई सारे नाटक देखे होंगे, मूवीज देखी होगी, तो ये हम देखते रहते हैं। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। इसमें विभिन्न सामाजिक श्रेणियों और परिस्थितियों का लेखा जोखा है। महाभारत की अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई है, अनेक प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में दर्शाया गया। तो ये रीजन है जिसकी वजह से महाभारत, अगर मेन एक ही पॉइंट है जिससे गतिशील ग्रंथ है, तो पहले 10,000 श्लोक हुआ करते थे, जो कि बढ़ते बढ़ते 1 लाख से अधिक हो गए। बाकी इसकी विशेषताओं में आप ये लिख सकते हैं, ये आपके पॉइंट्स हो जाएंगे इसके। एंड इसी का इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, महाभारत इज अ डायनेमिक टेक्स्ट एंड एनालाइज द अबव स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम में आपके पॉइंट्स लिखे गए हैं। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड ये आपका सेक्शन भी 3-3 नंबर वाले यहाँ से खत्म हो जाता है। 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28वां है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। उक्त कथन की युक्ति युक्त तर्कों से स्पष्ट कीजिए। ये बताना आपको कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, कि वो क्या था। आप सभी जानते होंगे, हड़प्पा सभ्यता जो है अपनी शहरी जो विशेषता है उसके लिए फेमस तो है ही, साथ ही साथ वहां नगर नियोजन ले ले आप, यहाँ पे आप जलाशय को लेकर ले ले, या पानी जो है बाहर किस तरह निकाला जाता था घरों से, ठीक है, पानी निकालने की जो प्रक्रिया रहती थी, बहुत चीजों से ये फेमस है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। अगर हम देखें हड़प्पा सभ्यता, तो वहां के नगरों की बात करें हम, तो क्या ग्रिड पद्धति पर नियोजित था, यानी देखेंगे तो संपूर्ण पर जो है, अगर गलियों की बात करेंगे, नालियों की बात करेंगे, तो ये क्या है, ग्रिड पद्धति पर थी। सड़कें जो है वो 90 डिग्री के एंगल में काटती थी। सड़कें जो देखें यहाँ पे तो संपूर्ण पर काटती थी, और मकान जो है हवादार बने हुए थे। ये आप लिख सकते हैं, सिंधु सभ्यता के नगरों की सड़कें पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। 4 सड़कों से घिरे आयताकार आवासीय भवन निर्मित किए गए थे। यहाँ पे देखेंगे आयताकार, यहाँ पे भवन जो है बनाए गए थे। आयताकार भवन आप सभी जानते होंगे, ये ऐसा आयताकार है ये। और इसमें क्या फायदा रहता है, आज के समय देखेंगे तो घरों को क्या है कि आयताकारी बनाने को कहा जाता है, क्योंकि एक तो भूकंप आएंगे तो उसमें आपका नुकसान कम होगा, यानी गिरने के चांस कम रहते हैं आयताकार में, जितना ज्यादा आपका आयताकार रहेगा। यहाँ की ईंटों के बारे में बात की गई है कि यहाँ पर जो ईंटें पाई गई है उसका अनुपात देखिए, यानी उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई देखे तो 4:2:1 में थी। तो यहाँ की ईंटों से हमें पता चलता है। नगरों को दुर्ग व निचले शहर में विभाजित किया गया था। जो है हड़प्पा सभ्यता के नगर को देखे हम, मेनली 2 भागों में बांटा था। एक था दुर्ग और एक था निचला शहर। निचले शहर में देखे तो ये ग्रामीण जैसा था, एंड यहाँ पे देखे दुर्ग, यहाँ पे नगरों को दुर्ग व निचले शहर में विभाजित किया गया था। एंड दुर्ग को देखे हम तो यहाँ पे ये क्या है, एक शहर के रूप में इसे बसाया गया था, ऐसा लगता था देखने पर। दुर्ग क्षेत्र को कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया था। दुर्ग में खाद्य भंडार गृह, महत्वपूर्ण कार्यशालाएं, धार्मिक इमारतें, बहुत सारी चीजें हमें दुर्ग में मिली है। तो ये है हड़प्पा सभ्यता का शहरी केंद्र के बारे में। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक तरह से हड़प्पा सभ्यता की जो भी विशेषता है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता आप देखेंगे आज के समय जो है वो आज के समय अभी तक फेमस है, कि उस समय क्या है, इतनी सारी ना चीजें जो है, अगर हम इतिहास में देखते हैं जाकर, तो उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी थी नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, उस समय से अगर आप देखेंगे मकान कैसे बनाए जाते हैं, आज भी हम उसी को फॉलो करते हैं, जिसमें हम ग्रिड पद्धति का यूज करते हैं शहरों को बसाने के लिए। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। द मोस्ट यूनिक एस्पेक्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स, जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट विद लॉजिकल आर्गुमेंट। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ये आपके इंग्लिश में पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इंग्लिश में मैं आपको सिर्फ दिखा दूंगा। ये 5वां पॉइंट है, 6, 7 एंड 8, ये आपके पॉइंट दिए हुए इंग्लिश मीडियम में। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है वो यहाँ पे देख पाएंगे। इसी के 8वें में
और में करके पूछा गया क्वेश्चन है। गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में पूछा गया। 21वीं शताब्दी के संदर्भ में इनकी क्या प्रासंगिकता है। तो एक तरह से इनकी जो है एक तो शिक्षाएं पूछ ली गई है और इम्पोर्टेंस पूछ लिया गया है इनका। तो यहाँ पे देखिए हम गुरु नानक जी की शिक्षा की बात करें तो गुरु नानक के संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। यानी संदेशों और भजनों के माध्यम से इन्होंने जो है इन्होंने उपदेश दिया है। उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार जो है प्रचार किया है। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ हो गया, अनुष्ठान हो गया, स्नान, मूर्ति पूजा व कठोर तप, इनको इन्होंने क्या किया है, अस्वीकार किया है। हिंदू तथा मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी इन्होंने नकारा है। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं है। रब की उपासना का सबसे सरल उपाय इन्होंने बताया, उनका निरंतर स्मरण और नाम का जप। गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनके अनुयायियों ने उनकी मृत्यु के बाद स्वयं को संगठित कर हिंदू तथा मुसलमान से खुद को अलग किया। हाँ, आज भी देखते होंगे गुरु नानक जी की जो है वो चाहते नहीं थे कि जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, ये धर्म है, एक तरह से धर्म ही देख लेंगे हम। मुस्लिम को जैसे इस्लाम बोलते हैं, हिंदू को हम सनातन बोलते हैं, तो मैं लेके चल रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम क्या अलग धर्म है। इसी तरह क्या है, गुरु नानक जी अलग धर्म की मांग नहीं कर रहे थे या बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या है इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके जो अनुयायी होते हैं, इनके जो मानने वाले रहते हैं, इनके विचारों से प्रसन्न होकर रहने वाले जो लोग होते हैं, वो क्या है अलग हो जाते हैं, हिंदू और मुसलमान से खुद को एक अलग कर लेते हैं। बाबा गुरु नानक की शिक्षाएं आज भी समाज को एकजुट करने में सहायक है। वर्तमान युग में भी उनकी शिक्षा क्या मानवता और धर्म निरपेक्षता का संदेश देने के कारण उतनी ही प्रासंगिक है जब पहले कभी थी। तो ये इस कारण से हम कह सकते हैं, एक तो ये इसकी प्रासंगिकता है एंड इसकी शिक्षाएं थी गुरु नानक जी की। तो ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के महत्व को स्पष्ट करना है। एक तो लाहौर अधिवेशन जो होता है 1929 में, एक तो इनका महत्व बताना है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए गांधी जी द्वारा दिए गए इन निर्देशों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए। सबसे पहले लाहौर अधिवेशन के महत्व के बारे में एंड 26 जनवरी को 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए गांधी जी द्वारा दिए गए इन निर्देशों का उल्लेख भी करना है। आइए देखते हैं इसके आंसर्स को। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में होता है, ये जैसा कि क्वेश्चन में ही दिया गया। जवाहरलाल नेहरू जो है इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, जो युवा पीढ़ी के नेतृत्व के प्रतीक माने जाते थे। अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करी, यानी यहाँ पे जो है स्वतंत्रता की मांग करी थी, पूर्ण स्वराज की यहाँ पे मांग की गई थी इस अधिवेशन में। 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाना। गांधी जी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस मनाने की उद्घोषणा सभी गांवों और सभी शहरों तक और पूरे देश में एक ही समय संगोष्ठियों हो। समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज फहराकर की जाए और देशभक्ति के गीत गाए जाए। दिन में रचनात्मक कार्य जैसे सूत की कटाई, अछूतों की सेवा, हिंदू मुस्लिम पूर्ण मिलन आदि किए जाए। तो ये इन्होंने ये किया था। तो इन्होंने कौन कौन से निर्देश दिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मनाने के लिए एंड क्या महत्व था इसका, क्योंकि यहाँ पे जो है पूर्ण स्वराज की मांग करी थी इस अधिवेशन में जो लाहौर में हुआ था 1929 में। एंड यहाँ पे ये चीजें आप लिख सकते हैं गांधी जी के बारे में। तो ये हो जाएगा आपका सॉरी इस अधिवेशन के बारे में। आते हम इसी के इंग्लिश मीडियम पे। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन दिसंबर 1929। मेंशन दीज इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय गांधी जी टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जनवरी 1930। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस इन दिसंबर 1929 इन लाहौर। जवाहरलाल नेहरू क्या थे इसके, वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कन्वेंशन which is of the younger generation of leadership were considered symbols। यहाँ पे डिमांड ऑफ फॉर जो है यहाँ पे देखें तो पूर्ण स्वराज की यहाँ पे जो है मांग करी गई थी। सेलिब्रेट किस तरह से किया गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है नेशनल फ्लैग एंड सिंगिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग्स एट वेरियस प्लेस। एंड यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट देख सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू गांधी जी द अनाउंसमेंट ऑफ सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे शुड बी हेल्ड इन all the villages and all the cities and at the same time in the whole country। यहाँ पे देखेंगे ceremony, the ceremony should be started by hosting the national flag and singing patriotic song। Creative work like spinning of yarn, service of untouchables Hindus
अनटचेबल्स ये हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम जो है रेनिफिकेशन एटीसी शुड बी डन ड्यूरिंग द डे। तो ये आपके पॉइंट्स हो जाएंगे इसके इंग्लिश मीडियम में। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे हम आते, इसी में आपका और भी दिया हुआ है एंड और आपको जो है 8 नंबर वाले सभी क्वेश्चन में लगभग मिलेंगे। एंड यहाँ पे इसमें दिया गया है, आपका क्वेश्चन है 1915 में जब गांधी जी भारत आए तो उस समय भारत 1893 में जब वे यहाँ से गए थे तब के समय से अपेक्षाकृत भिन्न था। यानी जब वो एक तो 1893 में क्या होता है, जब गांधी जी बाहर जाते हैं एंड जब वो वापस लौट के आते हैं 1915 में, तो इनके अंदर जो है भारत के अंदर जो है इनको डिफरेंस देखने को मिलता है। उस समय का भारत और आपका समय, इस समय का भारत में थोड़ा यानी डिफरेंट है। तो भिन्न था, क्या क्या भिन्न था आपको बताना है। जैसे गांधी जी ने देखा कि 1893 में उन्होंने जो भारत छोड़ा था वह उससे 1915 में अलग था। 1915 में राजनीतिक अर्थ में भारत अंग्रेजों का एक उपनिवेश जो है रूप लेकर अधिक सक्रिय था। यानी यहाँ पे देखेंगे उपनिवेश था, एक तरह से उपनिवेश जो है पूरा बना लिया गया था। तीसरा पॉइंट देखें हम तो नरम दल के नेताओं ने गांधी जी के प्रेरक दृष्टिकोण और भाषण को पसंद किया। कुछ उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले उनसे प्रभावित हुए। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय जैसे कुछ बड़े नेता राजनीतिक परिदृश्य में आए। इन नेताओं ने औपनिवेशिक शासन की उग्रवादी जो विरोध थी उसकी वकालत करी। तो ये चीजें आप इसके अंदर पॉइंट्स में लिख सकते हैं एंड एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हेन गांधी जी केम टू इंडिया इन 1915 द इंडिया ऑफ दैट टाइम वाज relatively different from the time when he left here in 1893 justify this statement। यहाँ पे देखें हम तो ये आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं किस तरह डिफरेंट था, तो यहाँ पढ़ सकते हैं। जैसे इंडिया वाज मोर एक्टिव इन द पॉलिटिकल सेंस इन 1915 एज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। Moderate parties leaders like Gandhiji's inspiring approach and speech, some liberal leaders were influenced by Gopal Krishna Gokhale. Some big leaders like Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandrapal, and Lala Lajpat Rai came into the political science. These leaders advocate militant oppositions to colonial rule। तो ये आपका हो जाएगा, ये इसका आंसर इंग्लिश मीडियम। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जोतदार के बारे में, और जोतदार कौन थे और उनकी शक्तियां जमींदारों की तुलना में अधिक प्रभावी कैसी थी। जोतदार पूछा गया कौन थे और उनकी शक्तियां जो है जमींदारों की तुलना में अधिक प्रभावशाली कैसी थी। तो जोतदार कौन थे, धनी किसानों का एक ऐसा वर्ग जो उत्तरी बंगाल में काफी शक्तिशाली जोतदार जमींदारों से अधिक प्रभावशाली थे। उसके शक्तिशाली होने के कई सारे कारण थे, जैसे कि देखिए 19वीं शताब्दी के शुरू में तक जो है आरंभ तक धनी किसानों के इस वर्ग ने बड़े बड़े भागों पर जो है अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। कुछ जोतदारों के भूभाग तो हजारों एकड़ में फैले थे। स्थानीय व्यापार तथा साहूकारी कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था। वे अपने क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग किया करते थे। जमींदारों के विपरीत जोतदार शहर में रहने की बजाय गांव में ही रहते थे। तो जोतदार जो है शहर में रहने की बजाय क्या रहते थे, गांव के अंदर रहते थे। तो गांव के अंदर उनका जो है दबदबा अधिक रख पाते थे। गरीब गांव वासियों के एक बड़े वर्ग पर उनका नियंत्रण जमींदारों की अपेक्षा वो अधिक था। जोतदार जो है जमींदारों द्वारा जो है गांव की जमा यानी लगान को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों का विरोध करते थे। ठीक है, जोतदार जो है जमींदारों द्वारा जो है हम टैक्स बढ़ाया जाता था, लेकिन क्या है विरोध किया जाता था जोतदार द्वारा। तो किसानों को कर न देने के लिए उकसाते भी थे ये। तो ये कारण थे जिसकी वजह से एक तरह से अगर हम देखें तो जमींदारों की अपेक्षा जो है जोतदार ज्यादा शक्तिशाली थे, प्रभावी थे एक तरह से। ये हो जाएगा। एंड इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं क्वेश्चन है आपका 30, हु वर द जोतदार्स एंड हाउ वर देयर पावर्स मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ द जमींदार्स। तो यहाँ पे जोतदार के बारे में बताया हुआ है। अ क्लास ऑफ वेल्थली फार्मर्स हु वर मोर इफेक्चुअल देन द पावरफुल जोतदार जमींदार्स इन नॉर्थ बंगाल। द रीजंस फॉर हिज बीइंग पावरफुल वर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे पॉइंट्स अगर देखें, बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th century this class of wealthy जो है peasants and had established their control over large parts. The land of some jotdars was spread over thousands of acres. They also had control over local trade and जो है money lender business यहाँ पे आप डाल सकते हैं। They exercised extensive power over the poor tenants of their areas. Unlike zamindars, jotdars lived in villages rather than in the city.
यहाँ पे अगले पॉइंट की बात करें, देयर कंट्रोल ओवर अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पुअर विलेजर्स इज मोर देन दैट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स यहाँ पे 6 पॉइंट की बात करें, द जोतदार्स वर अपोज टू द एफर्ट्स मेड बाय द जमींदार्स टू इंक्रीज द विलेजेस रेवेन्यू एंड यूज टू इंस्टिगेट द फार्मर्स नॉट टू पे टैक्सेस। तो ये पॉइंट्स है जिसमें आप लिख सकते हैं जोतदार और जमींदारों से रिलेटेड क्वेश्चंस में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। 31वां क्वेश्चन एंड इसी के अंदर अथवा और दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व के भुगतान में जमींदारों क्यों चूक जाते थे। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, जमींदारों को रख रखा था ताकि क्या है अब गांव वाले से जो है कर वो ले सके, टैक्स ले सके। ठीक है, टैक्स लेने के लिए क्या है जमींदारों को ये काम दिया गया था। जमींदार जो है कुछ टैक्स जो है इनको देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को, और खुद भी कुछ रखा करते थे। तो अगर हम देखें तो क्यों चूक जाते थे जमींदार इनको टैक्स देने में, ईस्ट इंडिया वाले कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो कई सारे रीजन थे यहाँ पे, जैसे राजस्व की बहुत ऊंची मांग, जो राजस्व था यानी टैक्स था बहुत ज्यादा मांगा जाता था। एक इस कारण से जो है गांव वाले टैक्स दिया ही नहीं करते थे जमींदारों को, जिसकी वजह से ये भी क्या है जमींदार को अगर नहीं मिला तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां से देगा। एक ये रीजन, उपज की नीची कीमतें जिससे कर चुकाना मुश्किल हो जाता था। इस कारण भी जो है इनके ऊपर कर्ज बढ़ता बढ़ता बहुत बढ़ जाता था, जिस वजह से ये जो है गांव वाले जो भी किसान थे ये अपना टैक्स जो है नहीं दे पाते थे जमींदारों को, और ना फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को दे पाते थे। आसमान राजस्व वही हो गया, राजस्व की बहुत ऊंची मांग। सूर्यास्त विधि, एक विधि है सूर्यास्त विधि, जिसमें क्या है जमींदारों को जो है सूर्यास्त विधि, इसमें यह है कि सूरज जो है डूबने से पहले आपको क्या है कि टैक्स देना पड़ेगा। तो एक विधि थी जिसमें सूर्यास्त विधि इसे ही कहा जाता है। एंड इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा चूक हुआ करती थी, इसके अंदर जो है दे नहीं पाते थे टाइम पे। तो एक ये आप डाल सकते हैं जमींदार की सीमित शक्ति। जमींदार देखे तो यहाँ पे आप जोतदार के बारे में डाल सकते हैं कि जोतदार गांव में रहा करते थे, जो कि जमींदारों से ज्यादा प्रभावशाली होते थे। एंड ये लोगों को गांव में रहा करते थे तो लोगों को क्या है भड़का सकते थे आसानी से, आप टैक्स मत दो। ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जमींदार की सैनिक टुकड़ियां जो है भंग हो जाती थी, रेतों से जमींदारों द्वारा जो है कर वसूली में समस्या होती थी। तो ये पॉइंट्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी पॉइंट है वो भी लिख सकते हैं आप। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व के भुगतान में जमींदारों क्यों चूक करते थे, ये रीजंस आप दे सकते हैं यहाँ पे। एंड कई जमींदार क्या अच्छे भी हुआ करते थे, खुद जब पैसा है ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते सारे के सारे जमींदारी ऐसे थे कि सारे टैक्स लेते ही थे। ठीक है, मतलब आप वहां की समस्या देख रहे, प्रॉब्लम देख रहे तो वहां पे जाके बोलते थे, यहाँ पे देने के लायक ही नहीं। तो ये चीजें भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। एंड इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाई डिड द जमींदार्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वेरी हाई डिमांड फॉर रेवेन्यू, यहाँ पे लो प्राइसेस ऑफ प्रोड्यूस विच मेड इट डिफिकल्ट टू पे टैक्सेस, स्काई रेवेन्यू, सनसेट मेथड आप लिख सकते हैं, लिमिटेड पावर ऑफ द लैंडलॉर्ड, dissolution of the troops of जमींदार, प्रॉब्लम इन कलेक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम रियात बाय जमींदार। तो ये आप यहाँ पे पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो ये सभी 8-8 नंबर वाले क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर आप देखेंगे सभी क्वेश्चन में अथवा दिया हुआ है। एंड ऐसा ही आपको पेपर में भी देखने को मिलेगा। आइए अब अगले सेक्शन पे चलते हैं, जो कि आपका सेक्शन रहेगा सेक्शन डी, जो कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इसके अंदर आपको स्रोत पढ़ना है और उसमें से पूछे गए जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन देखिए, जैसे पूछा गया यहाँ पे, हिंदुस्तानी भाषा किन दो भाषाओं का मिश्रण है। तो हिंदी और उर्दू यहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि गांधी जी ने कौन सी भाषा की मांग करी थी, हिंदुस्तानी भाषा। यहाँ पे ये हिंदुस्तानी न तो संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए, न ही फारसी निष्ठ उर्दू, ये दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने कहा उसे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द खुलकर उधार लेने चाहिए। यहाँ पे हमें पता चल गया है कि इसका राइट आंसर हिंदी और उर्दू होगा। गांधी जी कौन सी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, तो हिंदुस्तानी भाषा को। ये हमने पार्ट 1 वाले जो पेपर था उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था। बाकी आप इसे पढ़ेंगे यहाँ पर तो आपको हिंट मिल जाएगा, आंसर पूरा आपको तो नहीं मिलेगा, हिंट मिल जाएगा। राष्ट्रीय भाषा की कोई दो विशेषताएं क्या है, तो राष्ट्रीय भाषा समृद्ध और शक्तिशाली होनी चाहिए, ये मानवीय विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्ति दे सके ऐसी होनी चाहिए। तो ये है राष्ट्रीय भाषाएं। बल्कि अभी अगर हम देखा जाए तो अभी तक हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए राष्ट्रीय भाषा। अब उसका भी रीजन है,
ये मेरे विचार है। राष्ट्रीय भाषा से क्या होगा, हमारा भारत जो है कई सारी विभिन्नताओं से भरा हुआ है एंड इसी में हम किसी एक क्षेत्र के लोग को सम्मान दे देंगे, एक तरह से उनकी भाषा को हम ऊपर रख देंगे, तो कहीं ना कहीं हम दूसरी जो हमारे भाई है, रहने वाले जो लोग हैं हमारे देश में, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा अलग फील होगा, ठीक है, हमसे अलग होगा। तो इसीलिए क्या है, भारत में क्या है, विभिन्नताएं है और इसी विभिन्नताओं के साथ हमें रहना है। इसके लिए अब राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो क्या हो गया, हमारे संविधान में वैसे भी 24 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हमेशा जो है हम एक चीज को लेकर अड़ जाए कि ये हमारी भाषा होनी ही चाहिए, ऐसा नहीं है, इसके बिना भी हो सकता है, क्योंकि भारत में इतनी विभिन्नताएं जब चल रहा है तो भाषा जैसी समस्या को क्या लेना। आगे देखिए, इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे 31 को, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ ये सोर्स आपका। एंड क्वेश्चंस जैसे हिंदुस्तानी लैंग्वेज इज जो है मिक्सचर ऑफ बीच टू लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे हिंदी एंड उर्दू इसका जो है मिक्स है। एंड यहाँ पे देखिए 31.2 विच लैंग्वेज डिड गांधी जी वांट टू मेक द नेशनल लैंग्वेज, तो यहाँ पे हिंदुस्तानी लैंग्वेज। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेशनल लैंग्वेज, तो यहाँ पे देखिए द नेशनल लैंग्वेज शुड बी रिच एंड पावरफुल, इट कैन गिव एक्सप्रेशन टू ह्यूमन थॉट्स एंड फीलिंग्स, ये आपका हो जाएगा इसके विशेषताओं में दो। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन 31। आएंगे अगले क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे भी स्रोत दिया हुआ है आपका एंड इस स्रोत को आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चमत्कारिक व अविश्वसनीय, ये आपका टॉपिक है, यहाँ पे दिया हुआ है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, जैसे आपके अनुसार गांधी जी के बारे में अफवाहों से क्या पता चलता है। गांधी जी के बारे में देखिए हम न्यूज़पेपर इस सब से तो पता कर ही पाते हैं, अफवाहों के बारे में आपको क्या पता चलता है। तो लोग गांधी जी को ईश्वर के अवतार के रूप में देखते थे जो उनके दुखों को हरने के लिए आया है, ठीक है। तो ये अफवाह है एक तरह से, ये हो गया। इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको हिंट मिल जाएगा, मैं बल्कि आंसर आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे, तो किसानों की बात करें तो किसान महात्मा गांधी को एक उद्धारक के रूप में देखते थे जो उन्हें उनके हक जो है दिलवाएंगे। तो ये एक मसीहा की तरह जिसे कहते हैं ना, तो उसकी तरह महात्मा गांधी को देखा करते थे किसान। तीसरे क्वेश्चन की बात करें इसके, तो गांधी जी की चमत्कारिक शक्तियों के बारे में पहले किसी एक अफवाह का वर्णन कीजिए। तो आजमगढ़ के एक किसान ने कहा कि वह महात्मा गांधी जी की प्रामाणिकता में तब विश्वास करेगा जब उसके खेत में लगाए गए गेहूं तिल में बदल जाए। अगले दिन उस खेत का सारा गेहूं तिल में बन गया। तो ये एक अफवाह है कि क्या है आप तो ये नहीं पता, लेकिन ये अफवाह जो है चमत्कारी शक्तियों से, मतलब ये अफवाह फैली हुई है। अब होगा ना होगा ये हम कह नहीं सकते कि एक खेत में क्या है कि उसके, इसने ये बोला था, आजमगढ़ का एक किसान था, उसने कहा कि महात्मा गांधी जी की प्रामाणिकता तब विश्वास करेगा वो व्यक्ति जब उसके खेत में जो गेहूं लगे हुए क्या है वो तिल में बदल जाए। अगले दिन वो तिल में बदल जाता है सारा गेहूं। तो ये एक अफवाह है जो फेमस है। आगे आते हैं, इसी को इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, ये आपका इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है टॉपिक एंड यहाँ पे इससे रिलेटेड इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे व्हाट डू यू थिंक द रूमर्स अबाउट गांधी जी रिवील। तो यहाँ पे पीपल यूज टू सी गांधी जी एज एन इनकैरनेशन ऑफ गॉड हु हैज कम टू टेक अवे देयर सॉरोज। यहाँ पे देखिए हम दूसरे क्वेश्चन का, हाउ डिड द फार्मर सी जो है महात्मा गांधी, तो फार्मर्स लुक द महात्मा गांधी एज अ सेवियर हु वुड गेट देम देयर ड्यू। आगे हम देखिए थर्ड क्वेश्चन को, डिस्क्राइब एनी वन रूमर स्प्रेड अबाउट गांधी जी जो है मिरेकल्स पावर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अ फार्मर फ्रॉम आजमगढ़ said that he would believe in the, जो है वहां पे जब बिलीव करेंगे महात्मा गांधी पे, जब जो वीट है उसका जो प्लांट किया गया है वो किस में बदल जाए, टर्न इनटू सीसेम। द नेक्स्ट डे ऑल द वीट इन दैट फील्ड टर्न इनटू सीसेम। तो यहाँ पे ये अफवाह फैली हुई थी। ये आपका 32 क्वेश्चन हो जाएगा। 33 भी आपका स्रोत आधारित क्वेश्चन ही है एंड यहाँ पे आपका स्रोत दिया हुआ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम, नीचे की तरफ दिए होंगे। ये पूरा स्रोत था आपका, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका पूरा स्रोत है 33वें क्वेश्चन का। क्वेश्चंस देखिए, अगर हम इसकी क्वेश्चन देखें तो संप्रभुता शब्द की व्याख्या करें तो संप्रभु का मतलब होता है कि लोगों को आंतरिक और बाहरी मामलों पर निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है, यानी संप्रभु है हम, जो है हमारे पर कोई भी दबाव नहीं है, कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देशित नहीं कर सकती। तो ये क्या संप्रभु है। आप सभी को पता होगा हमारा जो आप देखते होंगे संविधान है, वहां पे भी लिखा जाता है संप्रभु गणराज्य। तो यहाँ पे क्या है, हम अपने आप से चलेंगे, किसी का हमारे ऊपर दबाव नहीं होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, परिच्छेद में लोकतंत्र का संप्रभु से क्या संबंध रहा है। हाँ, एक चीज और कि आपको इसके अंदर से देख के ही आपको आंसर जो है देखने हैं और
इसी के अंदर से लिखने होंगे समझकर। आंसर आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं, मिल भी नहीं सकते, लेकिन आपको एक बार इन्हें देख लेना है, इससे आप जो है पता कर पाएंगे कि क्वेश्चन असल में पूछ क्या रहा है। तो परिच्छेद में लोकतंत्र का संप्रभु से क्या संबंध रहा है? तो इसने दिखाया कि भारत क्या है, एक संप्रभु राज्य बनने जा रहा है, ना कि किसी दूसरे देश के अधीन, किसी अन्य राज्य या बाहरी शक्ति के नियंत्रण के अधीन नहीं होना। यह लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार को इंगित करने वाले गणराज्य से संबंधित था। तो ये पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड तीसरा जो क्वेश्चन है, संवैधानिक निर्माताओं ने आर्थिक लोकतंत्र की आवश्यकता पर कैसे प्रकाश डाला? तो यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक सामाजिक व्यवस्था हासिल करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास किया, जिसमें सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाना चाहिए। वे चाहते थे कि भारत एक समाजवादी राज्य बने। तो ये पॉइंट्स आप इसके अंदर लिख सकते हैं। एंड इसी को अगर इंग्लिश मीडियम में देखिए, ये पैसेज है आपका 33 इंग्लिश मीडियम में, आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। मैं आपको पूरा पैसेज एक बार दिखा देता हूँ, ये आपका पूरा पैसेज है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन देखे, तो यहाँ पे एक्सप्लेन द टर्म जो है सॉवरेनिटी, तो यहाँ पे आपका बताया है संप्रभु के बारे में, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। दिस मीन्स दैट द पीपल हैव द सुप्रीम अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स, नो जो है एक्सटर्नल पावर कैन डायरेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आप लिख सकते हैं, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डेमोक्रेसी विद सॉवरेनिटी इन द पैसेज। तो यहाँ पे आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये आपका इंग्लिश मीडियम में पॉइंट्स है, आप इन्हें देख लीजिए, ये आपके पॉइंट होंगे। 33 की बात करें तो हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हाईलाइट द नीड ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तो ये इसके पॉइंट है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 33 क्वेश्चन। एंड यहाँ तक आपका जो है सेक्शन जो डी है आपका खत्म हो जाता है। एंड लास्ट जो सेक्शन रहता है सेक्शन ई, ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा जो कि मैप से होगा। यहाँ पे जैसे भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर उपयुक्त प्रतीकों के साथ निम्नलिखित का पता लगाए और लेबल करें। जैसे अमरावती एक स्तूप, तो जो कि आंध्र प्रदेश में है, आपको इसे भरना है। राखी गढ़ी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जो कि हरियाणा में है। आगरा क्षेत्र जो है मुगल के नियंत्रण में है, जो उत्तर प्रदेश। आगरा क्षेत्र मुगलों के नियंत्रण में, जो उत्तर प्रदेश। इसी के अथवे में विजयनगर भी दे रखा है, आप विजयनगर यहाँ पे भर सकते हैं, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक। एंड 34 क्वेश्चन को देखेंगे। 34 क्वेश्चन का एक दूसरा पॉइंट है, उसी रूपरेखा मानचित्र पर दो स्थानों को ए और बी के रूप में चिन्हित किया गया है। 1857 के विद्रोह के केंद्रों के रूप में उन्हें पहचाना और उसके पास जो खींची गई लाइन है उसको उसकी रेखाओं पर सही नाम लिखना है। आइए दोनों मैप में आपको दिखा देता हूँ। जो हमने सबसे पहले ये देखा 34-1, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, यानी ये 3 नंबर का होगा आपका और नीचे वाला 2 नंबर का। ये टोटल जो है आपका 5 नंबर का मैप होगा। तो इन 3 में आप देखेंगे 3 दिया हुआ है, इसको अगर अथवे को देख ले हम तो इसमें से कोई एक करना है आपको इन दोनों में से। एंड यहाँ पे 2 ऊपर के, तो यहाँ पे अगर हम देखें ऊपर वाला मैप तो कुछ इस तरह से राखीगढ़ी हो गया, आगरा हो गया, झांसी हो गया, कोलकाता हो गया, अमरावती हो गया, विजयनगर हो गया, ये आपका हो जाएगा। वहीं बात करें हम 2 जगह जहाँ पे 1857 की क्रांति के रूप में यूज किया गया है, उनको पहचाना और लिखना है, तो कुछ इस तरह से आपका दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो मैप है, ये वाला जो हो जाएगा ये आपका झांसी हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे बी देखेंगे तो ये कोलकाता, ये उन दोनों का हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये 4 जो हो जाएगा ये आपका मैं लिख देता हूँ, ये 34.1 का है, ये भी 34.1 का है। अमरावती ये भी 34.1 का है। विजयनगर ये भी आपका 34.1 का है। 2 का कौन सा है, 34.2 का ये है, एंड 34.2 का ये है। तो ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे जो मैप वाले होंगे।